गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिटरमिनर्स सम और एनी की बात करेंगे। इसके पहले मैंने डिटरमिनर्स लिटिल फ्यू, ईच एवरी और ऑल एंड होल के बारे में मैं बात कर चुका हूं। इस चैनल पर डिटरमिनर्स के ये चौथे वीडियो होंगे। आज हम लोग डिटरमिनर सम और एनी लेके चलेंगे, लेकिन आज हम सम और एनी पर जाने से पहले कुछ बेसिक चीजों के पहले बारे में आपको कुछ जानकारी दे दूं। डिटरमिनर्स क्या होता है इसके बारे में पहले भी कई बार कहा जा चुका है कि डिटरमिनर्स वैसे शब्द होते हैं जिसके बाद एक नाउन का होना जरूरी होता है। तो डिटरमिनर्स मतलब नाउन ही लेकर आएंगे, आप ऐसे समझिए, विदाउट नाउन ये संभव नहीं है। अब डिटरमिनर्स के टाइप कितने हैं, तो इसके मूल रूप से दो टाइप है। डिटरमिनर के मूल रूप से दो टाइप है, ठीक है ना। एक इसका जो टाइप है इसको हम कहते हैं आइडेंटिफायर्स, और इसका जो सेकेंड टाइप है इसको कहते हैं क्वांटिफायर्स। चलिए, तो ये आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स ये वैसे डिटरमिनर्स होते हैं जो अपने बाद वाले नाउन, चूंकि देखिए डिटरमिनर क्या होता है, डिटरमिनर वैसे शब्द होते हैं जिसके बाद एक नाउन का होना जरूरी है। कोई भी डिटरमिनर होगा वो अपने साथ नाउन लेकर जरूर आएगा। तो यही प्रॉपर्टी इनके भागों में भी तो होना चाहिए ना। इनके दो भाग है, एक आइडेंटिफायर्स और एक है क्वांटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स ये इस तरह के डिटरमिनर होंगे, क्योंकि डिटरमिनर के हिस्से हैं तो आइडेंटिफायर को हम डिटरमिनर भी कह सकते हैं। आइडेंटिफायर्स वैसे डिटरमिनर होंगे जो अपने बाद वाले नाउन की पहचान कराएंगे। आइडेंटिफाई, पहले हम इसके पहले शब्दों को तोड़ते हैं। आइडेंटिफाई का अर्थ क्या होता है? अगर आप किसी चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, इसका मतलब है कि आप उसकी पहचान करते हैं। चलिए, पहचान करना। अब ईआर क्या बना देता है? वर्ब को नाउन बना देता है। अब ईआर से वाला का बोध होता है, ठीक है ना। अगर इसको अगर सरल शब्दों में कहें तो आइडेंटिफायर्स का तब हिंदी क्या निकलेगा? पहचान करने वाला, ठीक है ना। ये इसमें वाला का सेंस निकलेगा, तो इसका जो शुद्ध हिंदी होगा वो होगा पहचान करने वाला। चलिए, तो आइडेंटिफायर्स क्या होंगे? ये वैसे डिटरमिनर होंगे जो अपने बाद वाले नाउन की पहचान करेंगे। इनके भी तीन टाइप हैं। एक है आपका पॉसेसिव। पॉसेसिव में हम लोगों को पढ़ना होता है माई, हिज, हर, आवर, देयर, ठीक है ना। इसके बाद इसका दूसरा टाइप है वो डिमोस्ट्रेटिव है। डिमोस्ट्रेटिव के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं दिस, दैट, दिस, दोस। और जो इसका तीसरा टाइप है वो आर्टिकल है, ए, एन और द। तो ये सभी जो आइडेंटिफायर्स है ना, अपने बाद वाले नाउन की पहचान करते कि नाउन क्या है, नाउन किसका है, ठीक है ना। वो जो नाउन के बारे में कहा जा रहा है उससे कौन सा व्यक्ति संबंधित है, तो ये सारी बातों का आइडेंटिफायर से बोध होता है। क्वांटिफायर्स क्या करते? क्वांटिफायर्स जो होते हैं ना, ये क्वांटिटी मतलब या तो मात्रा बताएंगे, आप ऐसे समझिए। ईआर, अभी मैं बात किया हूं, ईआर वाला होता है, ठीक है। क्वांटिफाई का मतलब होता है मात्रा बताना, और क्वांटिफायर का तब हिंदी हो जाएगा मात्रा बताने वाला, मात्रा अथवा संख्या, ठीक है ना। या तो वो चीज का मात्रा बताएगा, नहीं तो संख्या बताएगा। तो इसका जो सरल हिंदी होगा वो होगा मात्रा बताने वाला अथवा संख्या बताने वाला। अब क्वांटिफायर भी डिटरमिनर के हिस्से हैं, तो डिटरमिनर अपने बाद नाउन लेता है, यही गुण इसमें भी रहेगा। यानी कि क्वांटिफायर को कैसे डिफाइन करेंगे? क्वांटिफायर वैसे डिटरमिनर होंगे जो अपने बाद वाले नाउन की या तो संख्या बताएंगे या तो मात्रा बताएंगे। तो ये सभी बातें जो कि हम लोग पहले देख चुके हैं, लिटिल फ्यू, ऑल, होल, ये सभी क्या है? ये सभी हम लोग क्वांटिफायर के अंतर्गत पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। सम एनी भी इसी तरह का क्वांटिफायर है जो अपने बाद वाले नाउन की ना क्वांटिटी बताएगा, संख्या बताएगा। तो चलिए, अब हम लोग अपने मूल टॉपिक की ओर आते हैं, सम और एनी। देखिए, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले सम और एनी का कुछ पार्ट ऑफ स्पीच देख लिया जाए कि सम का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है और एनी का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट ऑफ स्पीच की जानकारी बहुत जरूरी है। अगर किसी स्टूडेंट को केवल पता है कि सम का प्रयोग यहां होता है, एनी का प्रयोग यहां होता है, यहां नहीं होता, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच का कोई सेंस नहीं है, उसे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो समझिए कि उसके साथ प्रॉब्लम आने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम इसका पार्ट ऑफ स्पीच देख लेते हैं कि सम का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है और एनी का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। चलिए, सम पार्ट ऑफ स्पीच से क्या है? डिटरमिनर की तो पढ़ाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात होगी ये तो डिटरमिनर होना ही है। चलिए, इसका मतलब ये डिटरमिनर है। और जितने भी क्वांटिफायर्स आप देख रहे हैं या आगे चल के देखेंगे, वो सभी के सभी प्रोनाउन का भी काम करते हैं। इसका मतलब है कि सम एक प्रोनाउन का भी काम करेगा, ठीक है ना। ये और आगे अगर आप पढ़ते हैं सम के बारे में, अगर आप एडवांस स्टडी करते हैं तो आपको पता चलेगा कि सम एक एडवर्ब भी है। यानी कि सम के जो है ना 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच है।
सम डिटरमिनर भी है, सम प्रोनाउन भी है और सम जो है एडवर्ब भी है। ठीक इसी प्रकार से एनी भी क्या है, तो एनी भी ठीक इसी प्रकार से डिटरमिनर है, प्रोनाउन है और एडवर्ब है। ये तो पार्ट ऑफ स्पीच की बात हो गई कि सम और एनी का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। अब सम का हिंदी क्या है और एनी का हिंदी क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए अब थोड़ा सा इसका हिंदी रूपांतरण देखा जाए। देखिए सम को यदि मैं डिटरमिनर बना दूं या प्रोनाउन बना दूं, मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर कोई डिटरमिनर प्रोनाउन होता है तो हिंदी में कोई अंतर नहीं होता है। हाँ, वाक्य का जो बनावट है उसमें अंतर आता है, लेकिन जो वर्ड के जो हिंदी होते हैं, जो उनका अर्थ होता है, उनमें कोई तरह का बदलाव नहीं होता है। तो सम का हिंदी क्या निकलेगा? सम का हिंदी निकलेगा कुछ या कोई। सम का हिंदी कोई भी होता है, ठीक है ना, आगे चल के इसको देखा जाएगा। सम का हिंदी कोई भी होता है, कुछ तो हम लोग पहले से जानते हैं, लेकिन इसका हिंदी कोई भी होता है। चलिए ये कब? जब सम एक डिटरमिनर होगा या सम एक प्रोनाउन होगा। लेकिन अगर यही सम का पार्ट ऑफ स्पीच बदल दिया जाए, अब सम एक एडवर्ब होने लगा, तब सम का हिंदी कुछ अलग होगा। देखिए डिटरमिनर और प्रोनाउन का हिंदी सेम है, जबकि एडवर्ब का हिंदी अलग हो जाएगा। ठीक है, तो जब सम का प्रयोग जब हम एडवर्ब के रूप में करेंगे तब सम का हिंदी होगा लगभग, ठीक है ना, तब इसका हिंदी होगा लगभग। और इंग्लिश में कहें तो इसको कहेंगे अप्रॉक्स। अगर इंग्लिश में कहना पड़े तो कहेंगे अप्रॉक्स। ठीक है, ये तो सम के बारे में हो गया कि सम का हिंदी क्या है। तो सम का हिंदी है कुछ या कोई। सम जब एडवर्ब हो जाए तो इसका हिंदी है लगभग, करीब करीब, आसपास। चलिए अब एनी का हिंदी क्या है, तो एनी की हिंदी को देखा जाए। चलिए तो जब एनी को जब मैं डिटरमिनर बना दूं या एनी को मैं प्रोनाउन बना दूं तो इसका हिंदी होता है कोई, ठीक है ना, जो कि आप पहले से भी आप जानकारी रखते हैं। जब एनी जब डिटरमिनर हो जाए या प्रोनाउन हो जाए तो इसका हिंदी है कोई। लेकिन जब यही एनी जब एडवर्ब हो जाए, अब ये डिटरमिनर ना रहे, जब एडवर्ब हो जाए तो इसका हिंदी होता है एकदम, बिल्कुल, ठीक है ना, इसका हिंदी निकल कर आता है एकदम, बिल्कुल, पूरी तरह से। अंग्रेजी में कहते हैं एब्सोल्युटली। तो ये तो पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर हुआ कि सम का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एनी का क्या है, फिर सम का हिंदी क्या है और एनी का हिंदी क्या है। चलिए अब हम इसके यूजेस को देखते हैं कि सम का यूज कहां होता है, कहां नहीं होता है। बच्चों इनके यूजेस पर जाने से पहले मैं कुछ और एलिमेंट्री बातों की बारे में आपको कुछ जानकारी दूंगा। वो चीज आप जानते हैं, फिर भी मैं उसे एक बार रिवाइज करना चाहता हूं। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? वैसा सेंटेंस जिसमें हाँ का बोध होता है। जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाता था, ये सब अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें नहीं का बोध होता है। ठीक है ना, जैसे कि मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं नहीं पढ़ाता था, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये सब निगेटिव सेंटेंस है। नहीं लग गया तो निगेटिव सेंटेंस है। अच्छा, इसके बाद एक सेंटेंस आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें सवाल पूछा जाता है। क्या मैं पढ़ाता हूं? क्या मैं पढ़ा रहा हूं? क्या मैं पढ़ा रहा था? क्या मैं पढ़ाऊंगा? मैं क्यों पढ़ाऊंगा? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो चलिए अब हम सम के बारे में बात करते हैं कि सम का यूज कहां होता है और कहां नहीं होता है। देखिए ये हम लोग जितने भी क्वांटिफायर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो लिटिल फ्यू हो या वो ईच एवरी हो या वो अभी हम लोग देख रहे हैं सम एनी, ये एकदम विपरीत अर्थ रखते हैं और इनको हम लोग पेयर में पढ़ते हैं। जैसे कि सम का प्रयोग एनी के साथ ही पढ़ेंगे, विदाउट एनी सम का प्रयोग नहीं पढ़ेंगे। ईच का प्रयोग पढ़ेंगे तो एवरी का भी पढ़ेंगे, पेयर में पढ़ेंगे, जोड़ा में पढ़ेंगे, ठीक है ना। जब लिटिल पढ़ेंगे तो फ्यू भी पढ़ेंगे। तो ये जितने भी हम लोग पेयर में देख रहे हैं, ये सब के सब विपरीत अर्थ रखते हैं। मतलब एक जहां होगा, एक का प्रयोग जहां होगा, दूसरे का प्रयोग वहां नहीं होगा। बहुत कम ही ऐसे जगह होते हैं जहां पर दोनों एक साथ साथ प्रयोग होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सम का यूज कहां होगा। जहां सम का यूज होगा वहां एनी आमतौर पर यूज नहीं होता है, और जहां सम का यूज नहीं होगा एनी का प्रयोग वहीं पर होगा। ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले देखा जाए, जैसे कि अभी मैंने बात किया अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। पहले सेंटेंस के पहले बेसिक चीज को समझा जाए। और तीसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। बहुत सिंपल तरीके से आपको ले जाना चाहता हूं। देखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे इस वीडियो सेशन का लक्ष्य आपको विद्वान बनाना नहीं है, बस मैं ये चाहता हूं कि एग्जामिनेशन का सवाल आपसे बन जाए, यही मेरा अल्टीमेट पर्पस है।
आइए, तो सम के बारे में मैं बात करना चाहता हूं कि सम का प्रयोग थोड़ा ध्यान से देखा जाए। सम का प्रयोग अफर्मेटिव में होगा। देखिए ये मैं कैसे बता रहा हूं, है ना, ये जो संकेत है, ये यस का जो संकेत है, ये बता रहा है कि सम का प्रयोग अफर्मेटिव में होना चाहिए, होता है। सम का प्रयोग अफर्मेटिव में होता है, निगेटिव में कभी नहीं होता है। देखिए मैंने इसको कट कर दिया, निगेटिव में कभी नहीं होता है। इंट्रोगेटिव में ऐसे होता नहीं है, लेकिन कब होगा, जब रिक्वेस्ट का सेंस होगा। मतलब देखिए, अब यहां से सम के बारे में आप समझ सकते हैं। सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, यानी कि जिसमें हाँ कहा गया हो वहां पर सम का यूज होता है। सम का यूज निगेटिव में कभी नहीं, कोई कंडीशन नहीं है ये। और यहीं पर एग्जाम का सवाल है, यहीं पर एग्जाम का सवाल है कि सम का इस्तेमाल निगेटिव में कभी नहीं होता है। इसमें कोई भी किंतु परंतु नाम का शब्द नहीं है, कोई भी किंतु परंतु इस पर लागू नहीं होगा। चलिए, इंट्रोगेटिव में भी हम सम का प्रयोग नहीं करते हैं, थोड़ा ध्यान से इसको देखा जाए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी सम का प्रयोग नहीं होता है। हाँ, होता कब है, ये कब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग होगा, जब सेंटेंस से रिक्वेस्ट का बोध होगा, है ना, प्रार्थना का बोध होगा। चलिए, इंट्रोगेटिव में हम सम का प्रयोग कब करते हैं, जब सेंटेंस में रिक्वेस्ट का सेंस निकलता है। सेंस ऑफ रिक्वेस्ट, सेंस ऑफ रिक्वेस्ट के साथ है हम सम का प्रयोग इंट्रोगेटिव में करते हैं, अदरवाइज नहीं, साधारण मामलों में नहीं। अब कुछ एग्जांपल से इसे समझ लिया जाए। जैसे कि अगर हम वाक्य लिखते तो मेरा ये वाक्य सही है, आई हैव सम बुक्स। एक छोटा सा मैं सेंटेंस लिखना चाहता हूं। चलिए, ऑन इंग्लिश ग्रामर। चलिए, ये एक वाक्य हो गया कि मेरे पास अंग्रेजी ग्रामर पर कुछ किताबें हैं, ये चीज ठीक है, ठीक है ना। चलिए, आई हैव सम बुक्स ऑन इंग्लिश ग्रामर, ये सेंटेंस पूरी तरह से सही है, क्योंकि सम का जो यूज है अफर्मेटिव में होता है और यहाँ अफर्मेटिव में यूज किया गया। ये वाक्य एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। लेकिन अगर इसी को अगर निगेटिव में बनाना हो तो ये चीज सम से नहीं कहा जा सकता है। हम ये नहीं कह सकते हैं आई हैव नॉट, ठीक है ना, सम बुक्स, आई हैव नॉट सम बुक्स ऑन इंग्लिश ग्रामर, ये बात मैं कभी नहीं कह सकता हूं, नेवर एंड नॉट। तो अगर इसके जगह पर अगर मुझे कहना है कि मेरे पास अंग्रेजी की कोई किताबें नहीं है, कुछ किताबें नहीं, आप देखिए हिंदी से आप मत जाइए, हिंदी और अंग्रेजी ये दोनों जो है ना मिसमैचिंग ये कभी कभी साबित होते हैं, ठीक है ना। हिंदी कभी कभी आपको धोखा दे देता है, आप इंग्लिश को इंग्लिश से समझें। आई हैव नॉट सम बुक्स, ये जो वाक्य है ना ये गलत वाक्य है, ठीक है। हिंदी क्या निकलता है इससे मतलब मत रखिए आप। हाँ, अब सम की जगह पर अब हमें कोई अप्रोप्रिएट वर्ड रखना है। सम तो गलत है, उसके जगह पर तो कुछ तो आना चाहिए। तो हम लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं, पेयर में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग सम और एनी को पेयर में देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जहां सम होगा वहां एनी नहीं, और जहां सम नहीं होगा वहीं पर एनी होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, या आई हैव नॉट सम बुक्स के जगह पर हमें क्या लिखना चाहिए। ये तो हमारा सम गलत है, तो हमारा सही वाक्य कैसे बनेगा, एनी का प्रयोग करके बनेगा। मतलब हम ऐसे लिखना चाहेंगे, आई हैव नॉट एनी बुक्स ऑन इंग्लिश ग्रामर। ठीक इसी प्रकार सम का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। हम किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम का यूज नहीं करते हैं। हाँ, तभी करेंगे जब सेंटेंस में रिक्वेस्ट का सेंस निकले। जैसे आप दो सेंटेंस पर थोड़ा विचार करते हैं। चलिए, आप इस सेंटेंस में थोड़ा सा इस पर विचार करते हैं। इसमें हमें क्या भरना है, सम और एनी में क्या भरना है। क्या सवाल पूछ रहा है कि हैव यू, है ना, बुक्स ऑन इंग्लिश ग्रामर, क्या आपके पास अंग्रेजी ग्रामर पर कुछ किताबें हैं। ये केवल इसमें रिक्वेस्ट का सेंस नहीं है, ये केवल एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आप जवाब हाँ दीजिए या जवाब ना दीजिए, कि मेरे पास किताब है तो यस, और नहीं है तो नो। चलिए, पूछ रहे क्या हैव यू बुक्स ऑन इंग्लिश ग्रामर, इसका मतलब है कि एक जनरल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि सम का प्रयोग इंट्रोगेटिव में नहीं होता है। ओके, तो यहां पर हमारा जो डिटर्मिनर हम भरेंगे, जो क्वांटिफायर भरेंगे, वो क्या होना चाहिए, एनी। हैव यू एनी बुक्स ऑन इंग्लिश ग्रामर। चलिए, लेकिन आप इस सेंटेंस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा।
चलिए आप इस सेंटेंस पर थोड़ा सा गौर फरमाइए। आप देखिए फर्स्ट वाले सेंटेंस में केवल एक जनरल इंट्रोगेशन था, एक जनरल पूछताछ था, ठीक है ना, कि क्या आप मुझे क्या आपके पास इंग्लिश ग्रामर की किताबें हैं। चलिए ठीक है, तो उसमें हमने एनी का हमने यूज कर दिया, क्योंकि सम का इस्तेमाल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। चलिए लेकिन आप इस सेकंड सेंटेंस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। कुड यू लेंड मी, है ना, बुक्स ऑन इंग्लिश ग्रामर प्लीज। देखिए प्लीज दे दिया ना, इसमें प्लीज जैसा शब्द आ गया। अभी प्लीज शब्द क्या बता रहा है? प्लीज शब्द बता रहा है कि वाक्य में ना रिक्वेस्ट का सेंस है, क्या आप मुझे कुछ इंग्लिश ग्रामर की किताबें दे सकते हैं। देखिए यहाँ कुड का भी प्रयोग अगर आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ेंगे तो कुड का प्रयोग हम वहां करते हैं यहाँ पर सेंस ऑफ रिक्वेस्ट होता है, ठीक है। तो ये जो दोनों है ना, ये हिंट दे रहे हैं कि जो सेंटेंस है ना इसमें सेंस ऑफ रिक्वेस्ट है। तो जब सेंटेंस में सेंस ऑफ रिक्वेस्ट होता है तो उस समय इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हम सम का प्रयोग करते हैं। वैसे जनरल तौर पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन सम का प्रयोग हम तब करते हैं जब वाक्य में सेंस ऑफ रिक्वेस्ट होता है। इस वाक्य में सेंस ऑफ रिक्वेस्ट आपको कहां से पता चल रहा है? एक तो प्लीज के प्रयोग से। प्लीज का मतलब वो है कि आपसे वो कुछ मांगना चाहता है और रिक्वेस्ट मोड में है वो। कुड का प्रयोग जब आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि कुड का प्रयोग हम लोग रिक्वेस्ट मोड वाले सेंटेंस में करते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम जो अगर डिटरमिनर भरना होगा, अगर हमें कोई क्वांटिफायर भरना होगा तो हम यहाँ पर सम भर सकते हैं। तो ये सेंटेंस पर निर्भर करता है कि सेंटेंस का बनावट कैसा है। जनरल बनावट है तो सम नहीं, और रिक्वेस्ट का उसमें अगर कुछ हिंट मिल रहा है तो उसमें सम का प्रयोग होगा। चलिए तो ये तो रहा कि हम सम का प्रयोग किस तरह के वाक्य में करेंगे और किस तरह के वाक्य में नहीं करेंगे। चलिए बात को हम आगे लेके चलते हैं। देखा जाए नेक्स्ट बात क्या है। देखिए एक एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन के बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं। एक्सप्रेशन जो होते हैं ना वो फिक्स होते हैं, उनमें किसी तरह का बदलाव या परिवर्तन नहीं होता है। चलिए तो एक एक्सप्रेशन है सम डे, थोड़ा सा इसको समझा जाए। एक एक्सप्रेशन है सम डे, ये अलग अलग रहेंगे थोड़ा सा, यहाँ ये सटा कर नहीं होना चाहिए, या सम टाइम। तो देखिए ये सम डे और सम टाइम का मतलब यहाँ सम का हिंदी कुछ नहीं होगा। सम डे या सम टाइम का मतलब क्या होता है कि भविष्य में कोई समय या कोई दिन जो कि अभी से फिक्स नहीं है, ठीक है ना, भविष्य में कोई समय आएगा, कोई दिन आएगा, इसको कहने के लिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वह है सम डे अथवा सम टाइम। इसका हिंदी अगर सरल अगर भाषा में कहें तो कभी ना कभी, है ना, मतलब भविष्य में कभी ना कभी कहने के लिए, किसी ना किसी समय कहने के लिए, या हम ऐसे कह सकते हैं एक दिन एक समय। एक दिन का मतलब है एक दिन और 2 दिन वाली एक दिन नहीं, एक दिन का मतलब कि भविष्य में कोई समय होगा जिसको हम एक दिन के नाम से कह रहे हैं, ठीक है ना। एक दिन हम लोग अमीर बनेंगे, अब एक दिन का मतलब कोई भविष्य में कोई दिन होगा जो कि पहले से तय नहीं है। चलिए ठीक है, तो सम डे और सम टाइम एक फिक्स एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है कि भविष्य में कोई दिन या कोई समय। जैसे आप इस वाक्य को देख लेते हैं, इससे आपको सम का यूजेस के बारे में जानकारी मिलेगा। चलिए एक छोटा सा वाक्य है, कह रहा है कि इस महीने के किसी दिन मैं तुमसे मिलूंगा। अब एक महीने में तो 30-31 दिन होते हैं। किसी दिन का मतलब कि कोई एक दिन होगा जो कि अभी से तय नहीं है कि वो 10 तारीख होगा या 15 तारीख होगा, वो बुधवार होगा या शुक्रवार होगा, पहले से तय नहीं है। लेकिन इस महीने के अंदर में एक दिन होगा जब मैं तुमसे मिलूंगा। इसका मतलब है कि कोई ना कोई दिन, कभी ना कभी, किसी ना किसी दिन। तो कोई अनिश्चित दिन कहने के लिए, अनिश्चित समय कहने के लिए हम जो एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं वो होता है सम डे या सम टाइम। अब हम इसको कैसे डील करेंगे, चलिए मैं कैसे लिखूंगा, आई विल मीट यू। चलिए अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सम डे, ये भी ठीक है।
सम टाइम, उससे घबराइएगा नहीं कि दिन है तो टाइम गलत हो जाएगा, टाइम भी समय ही को बताता है। चलिए, तो सम टाइम भी लिख सकते हैं। चलिए, तो हिंदी के अनुसार मैं डे लिखना चाहता हूं, लेकिन सम टाइम भी लिख सकता हूं, उसमें कोई एरर वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई विल मीट यू सम डे दिस मंथ, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये बताता है कि ये इस महीने के कोई ऐसा दिन मिलूंगा जो अभी से मैं तय नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक दिन मैं तुमसे जरूर मिलूंगा, ये सर्टेन है। तो ये एक्सप्रेशन वाली बात हो गई। चलिए, ये अब हम बात को आगे लेके चलते हैं। जब एडवर्ब हो जाए, अभी तो मैं क्या बात कर रहा था, अभी तो मैं बात कर रहा था सम को डिटरमिनर के रूप में और सम को प्रोनाउन के रूप में। जैसे सम डिटरमिनर है, वैसे ही सम एक प्रोनाउन भी है। केवल नाउन हटा देंगे तो फिर वहां पर वो प्रोनाउन का काम करेगा। जैसे कि देखिए, अब यहां पर क्या है, सम स्टूडेंट्स आर जीनियस। एक छोटा सा मैं वाक्य लिखना चाहता हूं, कुछ स्टूडेंट्स बहुत ही प्रतिभाशाली हैं, सम स्टूडेंट्स आर जीनियस। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ द स्टूडेंट्स, चलिए, आर जीनियस, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो जीनियस हैं। तो कहने का मतलब है कि दोनों के पार्ट ऑफ स्पीच में अंतर क्या है। देखिए, ये सम के बाद तुरंत नाउन आ गया, तो सम को हम क्या कहेंगे, डिटरमिनर कहेंगे, आप ऐसा समझिए। और सम जब ऑफ के साथ कनेक्ट हो गया तो सम को क्या कहेंगे, सम को प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, तो बस यही चीज है। तो दोनों का ढांचा में केवल अंतर है, लेकिन अर्थ एक ही है। अब हम बात करते हैं कि जब सम एडवर्ब हो जाए तो सम का अर्थ क्या निकल कर आएगा। तो इसका निकल कर अर्थ आएगा अप्रोक्स, इंग्लिश में कहें तो अप्रोक्स, और हिंदी में कहें तो लगभग करीब करीब। आप ऐसे समझिए कि कोई संख्या जो है ना, एग्जैक्ट संख्या नहीं बताया जा रहा है, उसे लगभग में बताया जा रहा है। अच्छा देखिए, कोई घटना घटित होती है, जैसे कि कोई ट्रेन दुर्घटना हुई, कोई पुल नीचे गिर गया, और उसमें जो लोग मरते हैं तो शुरू शुरू में जो रिपोर्ट आता है ना, वो लगभग में दिया जाता है, ठीक है ना, कि लगभग 100 लोग मरे, लगभग 60 लोग मरे, लगभग 50 लोग मरे। एग्जैक्ट संख्या आपको बाद में मिलेगा, लेकिन तत्काल में आपको ना जो संख्या मिलता है, जो नंबर्स मिलते हैं ना, वो अप्रोक्स में मिलते हैं। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, करीब करीब 50 लोग किसी दुर्घटना में इंजर्ड हुए, हमको ऐसा कहना है, घायल हुए। अब इसको कैसे कहेंगे कि सम 50 पीपल, देखिए कैसे इसको लिखेंगे, सम 50 people got injured in an accident। चलिए, कोई मैं एक मनगढ़ंत सेंटेंस लिख रहा हूं। देखिए, अब ये पता कैसे चलेगा कि सम एक एडवर्ब है, पहले हम इसे समझते हैं। देखिए, बहुत ही आसान है, इनको पकड़ना बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है, थोड़ा कॉमन सेंस की जरूरत है। चलिए, पीपल क्या है, पीपल एक नाउन है, इतना तो समझ रखना होगा। लोग क्या है, लोग एक नाउन है। चलिए, कोई भी संख्या जो ऑर्डिनल या कार्डिनल होते हैं वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव होते हैं। तो नाउन के पहले आता है एडजेक्टिव, थोड़ा ध्यान से समझा जाए। एक बेसिक रूल क्या कहता है कि नाउन के पहले किसका प्रयोग होता है, नाउन के पहले एडजेक्टिव का यूज होता है। और एडजेक्टिव किसका विशेषता बताता है, एडजेक्टिव का विशेषता कौन बताता है, सॉरी, एडजेक्टिव का विशेषता कौन बताता है, तो एडवर्ब बताता है। देखिए, ये हमारा पैटर्न है, ठीक है ना, हमारे सेंटेंस का यही पैटर्न है। तो पीपल जो है नाउन है, 50 क्या एडजेक्टिव हो गया। अब यहाँ पर सम का प्रयोग हम किस रूप में देखेंगे, सम का प्रयोग यहाँ पर हम एडवर्ब के रूप में देखेंगे। देखिए, यहाँ पर सम एक डिटरमिनर नहीं है, पहले समझ लिया जाए, क्योंकि 50 इसमें ना बीच में एडजेक्टिव आ गया। अगर ये 50 नहीं रहता, ऐसे होता सम पीपल, तब यहाँ पर सम डिटरमिनर होता। लेकिन 50 आने के कारण अब ये डिटरमिनर नहीं रहा, क्योंकि 50 को भी देखेंगे ना कि 50 क्या है, तो पता चला कि 50 एडजेक्टिव है। और जब एडजेक्टिव होगा तो यहां सम का प्रयोग हम एडवर्ब के रूप में देखेंगे। तो इसका हिंदी क्या निकल कर आएगा कि करीब करीब लगभग 50 लोग, मतलब वो 50 प्लस 52 53 भी हो सकते हैं, या 50 माइनस 47 48 भी हो सकते हैं, ठीक है ना। रिपोर्ट जो दिया गया है वो लगभग में दिया गया है। तो सम का एक ये बहुत जबरदस्त यूज है। चलिए, कुछ और बात को देखा जाए। देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर एनी का प्रयोग,
ये तो आप समझ रहे हैं कि डिटरमिनर के रूप में और प्रोनाउन के रूप में एनी का हिंदी होता है कोई, ठीक है ना। जैसे कि हम ऐसा कह सकते हैं आस्क्ड मी, हम ऐसा कह सकते हैं आस्क्ड मी एनी क्वेश्चन, आस्क्ड मी एनी क्वेश्चन यू हैव, इफ यू हैव, ऐसे भी हाँ स्पोकन में बोला जाता है, ठीक है ना। आस्क्ड मी एनी क्वेश्चन इफ यू हैव, यदि आपके पास कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ ले। देखिए इफ क्लॉज में क्या आ गया, एनी का प्रयोग हो गया। इफ क्लॉज में ना एनी का प्रयोग, अगर इफ वाले क्लॉज अगर दे दिया गया हो और सम और एनी दो उसमें पूछा गया हो कि किसका यूज होगा, तो इफ वाले क्लॉज में एनी का प्रयोग होगा। जैसे आप इस वाक्य को भी देखें, आई हैव हार्डली एनी मनी। अभी क्या मैं बात कर रहा था कि निगेटिव सेंटेंस में, अब यहीं पर हमें चूज करना है, ठीक है ना, यहीं पर हमें चूज करना है। एक हमारा क्वांटिफायर है सम और एक हमारा क्वांटिफायर है एनी। चलिए अब इसी में से हमको चूज करना है, आई हैव हार्डली सम मनी या आई हैव हार्डली एनी मनी, दोनों में से क्या होना चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूं कि निगेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग कभी नहीं होगा, चाहे उसमें जो भी किंतु परंतु जोड़ दिया जाए, उससे मतलब नहीं है। तो हार्डली क्या होता है, हार्डली सेंटेंस को क्या बनाता है, हार्डली सेंटेंस को निगेटिव बनाता है। पहले आप ऐसा समझे, हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर, ठीक है ना। ये नॉट का इफेक्ट देता है, नॉट का अर्थ देता है। इसका मतलब कि हार्डली लगने से वाक्य जो होते हैं निगेटिव हो जाते हैं, और निगेटिव वाक्य में सम का प्रयोग कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम ऐसे कहेंगे आई हैव हार्डली एनी मनी, मेरे पास पैसे ना के बराबर हैं। चलिए ये तो यहाँ पर हम एनी को हम किस रूप में देख रहे हैं, एनी को हम डिटरमिनर के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि इनके तुरंत बाद क्या आ गया है, नाउन आ गया है। इनके तुरंत बाद क्या आ गया है, नाउन आ गया है। एनी के बाद अब हम डिटरमिनर और प्रोनाउन के रूप में देखने के बाद हम इसे एडवर्ब के रूप में देखेंगे कि अगर एनी का प्रयोग अगर एडवर्ब के रूप में करते तो इसका क्या अर्थ आता है। चलिए देखिए, अगर एनी को अगर एडवर्ब बना दिया जाए, ठीक है ना, तो इसका हिंदी क्या निकल कर आएगा, इसका हिंदी निकल कर आएगा एकदम, पूरी तरह, ठीक है ना। और इसको अगर इंग्लिश में लिखा जाए तो हम ऐसे लिखेंगे एब्सोल्युटली। अगर इंग्लिश में लिखने की बात कहा जाए तो हम ऐसे लिखेंगे एब्सोल्युटली। जैसे कि आप इस वाक्य को देखें, चलिए आप इस वाक्य को देखिए, उसका अंग्रेजी बिल्कुल अच्छा नहीं है, एकदम अच्छा नहीं है। हमने शब्द को बदल दिया, हालांकि अर्थ वही है। उसका अंग्रेजी एकदम अच्छा नहीं है, उसका अंग्रेजी बिल्कुल अच्छा नहीं है। हम इसको कैसे डील करेंगे, हिज इंग्लिश इज नॉट एनी बेटर। चलिए अब देखिए यहाँ पर एनी क्या है, पहले हम एनी का पहले पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं। बेटर क्या है, तो गुड का बेटर बना, यानी कि यहाँ पर जो बेटर है वो एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव की विशेषता एक एडवर्ब बताता है। तो बच्चों ये बात रहा हमारा एनी के बारे में। ज्यादातर सम और एनी से सवाल जो होता है वो निगेटिव सेंटेंस को लेकर किया जाता है, और एक वैसा सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्ट का बात हो। रिक्वेस्ट वाले बात में सम और एनी के बारे में अगर पूछा जाए तो हम चुपचाप वहां सम का प्रयोग करेंगे, और यदि निगेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग कर दिया जाए तो वो पूरी तरह से गलत है। तो इस पूरे वीडियो का निचोड़ ये रहा कि सम का इस्तेमाल निगेटिव में नहीं होता है। एक दूसरी बात है कि सम डे और सम टाइम का मतलब होता है कि भविष्य में कोई दिन कोई समय जो पहले से तय नहीं है। एनी का प्रयोग हम एडवर्ब के रूप में करते हैं तो एनी का अर्थ आता है एकदम या बिल्कुल या पूरी तरह से। तो बच्चों ये जो डिटरमिनर जो सेक्शन हम लोग जो लेके चल रहे हैं ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत जबरदस्त है। क्वांटिफायर से तो समझिए कि सवाल एकदम मतलब कि एकदम सोच के बैठता है कि एग्जाम हो और मैं क्वांटिफायर से सवाल सेट कर दूं। आप चाहे कोई भी एग्जामिनेशन में अगर आप बैठते हैं और उसमें इंग्लिश एक पेपर रहता है तो आपके ये क्वांटिफायर की तैयारी बिल्कुल एकदम सॉलिड होनी चाहिए। तो आज की बात बस इतना ही। अब हम आगे की वीडियोस में ये जितने भी क्वांटिफायर्स पर थियरी हुआ है, सम एनी, लिटिल फ्यू और ईच एवरी, ये सब जितने भी हुए हैं ना, अब इन पर प्रैक्टिस सेशन हम लोग करेंगे। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, ईमानदारी पूर्वक मैं कहूं तो नियम लंबा समय तक याद रखना किसी के लिए भी मुश्किल भरा काम है।
लेकिन अगर आप प्रैक्टिस में हैं, अगर आप प्रैक्टिस रखते हैं उन चीजों का, तो नियम सहज रूप से याद हो जाएंगे। उसके लिए आपको कोई मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एग्जामिनेशन का ट्रेंड का भी आपको जानकारी होगा कि एग्जामिनेशन में सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं, उनको हल करने के लिए आपको क्या एफर्ट लेना चाहिए। तो आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।